नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। हमारे साथ कांग्रेस के निज़ामाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं अनिल यादव। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं ताकि जनता आपके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादातर जान पाए। देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल होता है कि किसी से पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक ना। मैं एक बहुत सामान्य सा परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई लिखाई की है। उसके बाद मैंने जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्थान है जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, ICSSR, उसमें मैं रिसर्च एसोसिएट रहा हूँ। और तमाम पिछले 10 साल के तमाम आंदोलनों में, उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय के आंदोलन है, जो सांप्रदायिकता विरोधी ताकतों के खिलाफ जो आंदोलन है, उसमें मैं सक्रिय रहा हूँ, लड़ा हूँ, भिड़ा हूँ। खास करके आजमगढ़ में भी दलितों के सवालों पे शायद ऐसा आजमगढ़ का कोई मुद्दा रहा हो जहाँ कोई दलित समाज का आदमी उत्पीड़ित किया गया हो, पीड़ित किया गया हो, और वहाँ मैं न पहुँचा हूँ, वहाँ की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी हो। अच्छा। तो यही छोटा सा परिचय है। अच्छा, ये आपने कहा मुश्किल है। असल में देखिए, हमारी जो बातचीत होगी एकदम कैजुअली होगी, हंसी मजाक बातचीत सब कुछ होगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी लाइफ आपकी? कॉलेज से, स्कूल से, कहाँ से इसमें पॉलिटिक्स में पहला कदम रखा गया था? पॉलिटिक्स में चूँकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते कब राजनीति में आ गए, पता नहीं चला। तो थोड़ा नहीं पता तो चला था कि राजनीति में जा रहे हैं। और एक ऐसा भी नहीं है कि अनचाहा कोई फैसला है, नहीं। ये फैसला जो है बिल्कुल सोची समझी रणनीति है कि राजनीति करनी है। और राजनीति इसलिए करनी है क्योंकि एक बड़ा तबका जो है जिसको इंसाफ नहीं मिलता है, जिसको उनका हक अधिकार नहीं मिलता है। मेरा अपना खुद का मानना है कि समाज को बदलने का सबसे अच्छा रास्ता और सबसे बेहतर रास्ता, जिस रास्ते से समाज बदल सकता है, जिस रास्ते से जो लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं, वो राजनीति का जो है रास्ता है, वो राजनीति का रास्ता है, इसलिए राजनीति में है। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा समाज बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, क्या डेवलपमेंट भी हो सकता है पॉलिटिशियनों के द्वारा? देखिए, ये मतलब एक अजीब सा सवाल है, ठीक ना। पॉलिटिशियन का काम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा नेता कौन है, जो सड़कें बनवाता है। अच्छा नेता कौन है, जो अस्पताल बनवाता है। नहीं, इसके साथ अच्छा नेता वो है जो समाज को एक नई दिशा देता है, समाज को एक नई सोच देता है। खड़ंजा बनवा देना, नाली बनवा देना, अस्पताल बनवा देना, ये तो काम एक है ही है। ये तो खास करके जो कार्यपालिका है उसका काम है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका काम है। विधायक का काम एक है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने क्षेत्र को, अपनी आवाम को, अपनी जनता को एक नई पॉलिटिक सामाजिक दिशा भी दे सके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अच्छा विधायक हो जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो, अच्छी सड़कें बनवाएं, अच्छा कॉलेज बनवाए, अच्छा जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बनवाए, अस्पताल बनवाए। लेकिन उसके साथ ही साथ विधायक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज को, सोसाइटी को एक नई दिशा दे जो विकास की तरफ, तरक्की की तरफ जाए। अच्छा, ये बताएं सर, आप निज़ामाबाद विधानसभा को कितनी गहराई से जानते हैं? निजामाबाद विधानसभा को मैं और प्रत्याशियों के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने तौर पे मैं एक बात बता सकता हूँ कि निजामाबाद का शायद ऐसा कोई गांव ना हो जिसमें मैं नहीं गया हूँ। मैंने निजामाबाद के हर गांव को डोर टू डोर किया है। अच्छा। हर चट्टी चौराहे पे मैं भाषण दे रहा हूँ, हर चट्टी चौराहे पे नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, लोगों के दर्द को जान रहा हूँ, तो उनके दर्द को अपने भाषणों में, अपनी बातों में बोल रहा हूँ। निजामाबाद का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां दर्जन भर घर गिरे ना हों। निजामाबाद का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें दर्जन भर महिलाएं जो वृद्धा पेंशन की हकदार हैं उनको नहीं मिलता है। निजामाबाद का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें नाली खड़ंजे की समस्या ना हो। इन चीज़ों तो का जी, दोष किसे देंगे आप? विधायक को वर्तमान, या वर्तमान सरकार को राज्य स्तर पर? देखिए, विधायक जी नए नवेले विधायक तो हैं नहीं जी। 6 बार चुनाव लड़े हैं, विधायक रहे हैं। इतने अरसे से
अगर कोई यहाँ का विधायक है तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी जवाबदेही उनकी बनती है। एक शेर है ना कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये आलमबख्श जी के रहबरी का सवाल है, उनके नेतृत्व का सवाल है, उनकी क़यादत का सवाल है कि आप इतने अरसे से निजामाबाद में विधायक रहे हैं, तो जिम्मेदारी जवाबदेही क्या गांव का प्रधान लेगा? नहीं। क्या जिम्मेदारी जवाबदेही यहाँ का कोई छोटा नेता लेगा? नहीं, जिम्मेदारी जवाबदेही यहाँ के विधायक की है। अच्छा ये बताइए, जहाँ सपा भाजपा और बसपा में टक्कर हो, आप कांग्रेस से हैं वहीं और 4 बार से सपा से विधायक हों, क्या कहेंगे आपकी मजबूती से लड़ाई किसकी है, किसके साथ है, आपकी अपनी लड़ाई किसके साथ है? देखिए, एक प्रत्याशी के बतौर किसी को पता नहीं चलता कि आपकी लड़ाई किससे है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि मैं निजामाबाद की आवाम के साथ खड़ा हूं, निजामाबाद की जनता के हक अधिकार की लड़ाई में शामिल रहा हूं, निजामाबाद के जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर बोल रहा हूं। ठीक, तो ये लड़ाई जो है वो 32 साल की बदहाली बनाम आने वाले एक नए भविष्य की लड़ाई है। तो जो 32 साल की बदहाली के जो लोग जिम्मेदार रहे हैं, उनसे लड़ाई है हमारी। अच्छा फिर ये बताएं, अभी हम कहें 5 साल गुजरा भाजपा सरकार का दौर और फिर चुनाव 10 दिन में लगभग, क्या कहेंगे कैसा गुजरा? कैसा गुजरा? स्थिति ये है कि मुल्क को बांटने की कोशिश हुई जी, हर मसले पे हिंदू मुसलमान की कोशिश हुई जी, इस देश में नए किस्म की जमींदारी को स्थापित करने की कोशिश हुई। इस देश को बेचा गया। पिछले इतने अरसे से जो पाई जोड़कर इस देश के लोगों ने जो इदारे बनाए थे, जो संस्थान बनाए थे, उनको बेचा गया। तो भाजपा की सरकार तो सिर्फ बेचने में लगी रही। अच्छा, फिर ये जो बचा हुआ है अब उसको खोज के बेच रहे हैं। अच्छा, फिर ये बताएं, वो तो इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं कि 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, ना तो विकास हुआ, ऊपर से हिंदू खतरे में था, क्या कहेंगे? ऐसे नेताओं को मेरे सामने एक बार बैठना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, ऐसे नेताओं को आप मेरे पास लाओ और मैं उनसे पूछूंगा, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके बेटे के जन्म कहाँ हुआ, अस्पताल में हुआ कि नहीं, पढ़ने स्कूल में गए, कॉलेज में गए कि नहीं, कल कारखानों में तुम्हारे बाप दादाओं ने नौकरी की कि नहीं की, किसने बनाया है? अच्छा। इस मुल्क को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इस मुल्क को, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो इस मुल्क में खाने के लाले थे, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। हमारे नेताओं ने नारा लगाया कि जो है जय जवान जय किसान, और सप्ताह में एक दिन सामूहिक भूख पे लोग रहते थे कि हम अपना मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बेचेंगे जी। और आज उसी देश में हमारे खाद्यान्न, हमारे जो भंडार हैं वो खाद्यान्न से भरे हुए हैं। किसने बनाया इस देश को? कौन रेलगाड़ियों की पटरियों को कौन बिछवाया? ये जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है किसने बनवाया? ये जो कॉलेज बने हैं किसने बनवाया है? IIT किसने बनवाया है? एम्स किसने बनवाया है? इस पूरे देश में 40-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई? भाजपा ने क्या बनाया? एम्स बना दिया कोई IIT बना दी? अच्छा, भाजपा सिर्फ गांव गोबर फैलाए हैं लोग और गोबर की राजनीति करते हैं, और इस बार बंद हो जाएगी। आप तो बोल ऐसा रहे हैं जैसे 12 करने के बाद डायरेक्ट इंटर आप कर रहे हैं। हाँ, ये नया तंज है कि नहीं? ये बात सही है जी। ये तो वो लोग बताएंगे जिनके बेटे जो है पढ़ नहीं पाते हैं और उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो किसी मंत्री के बेटे हैं, गृह मंत्री जी के बेटे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये जो नया तंज वायरल हो रहा है कि 12 के बाद इंटर करना, फिर भी आपको लैपटॉप और मोबाइल मिलेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे हम ये कहेंगे कि अब तक जो लोग शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, जो एजुकेशन की बात नहीं कर रहे थे, वो लोग लैपटॉप और ये सब बांटने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, 12 के बाद इंटर कर लेना ये भी अच्छी बात है। तो मिल सकता है लैपटॉप मोबाइल वगैरह? अब मिलने को तो 15 लाख रुपया भी मिल रहा था। हाँ। तो नहीं मिला। इसको भी क्या कहें? इस बार सरकार ही नहीं बन रही है उनकी, तो मिलेगा क्या? मिलेगा।
अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि सरकार नहीं बनेगी? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है, उत्तर प्रदेश की आवाम के प्रति कॉन्फिडेंस है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के प्रति कॉन्फिडेंस है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इस बार सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से हम आपके अगर बारे में बात करें, एक पढ़े लिखे युवा होने के साथ क्या कहेंगे एजुकेशन पे? जिस तरीके से पिछले 2.5 सालों से कोरोना की ड्यूरिंग और तमाम कंडीशन थी, जिसके तहत ना तो कोई प्रोग्राम ना ही कोई पॉलिसी बनाई गई आगे एजुकेशन को लेके। मैं वहीं देख रहा था, रैलियां खुलेआम हो रही थी, स्कूलों में गया तो वहाँ टीचर छुप के पढ़ा रहे थे, कहीं ये सोच के कि अधिकारी आ जाएगा, और टीचर नेता पूरे खुलेआम दौड़ रहे थे कि अधिकारी हमारी सुरक्षा में लगा है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब कोई मुझसे कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, नेता का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है वो। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, बुनियादी तौर पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनपढ़ नेताओं को जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको देखा है जी। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति बहुत ज़्यादा थी, उनकी समझदारी भी जनता को लेके बहुत ज़्यादा थी। तो पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई मानक नहीं है कि आप अच्छे नेता हैं तो पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये अच्छी बात है, मैंने मेहनत की है। दूसरी बात, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कॉलेज स्कूल नहीं चल रहे हैं, इस सरकार को सिर्फ मंदिर मस्जिद चाहिए, इस सरकार को सिर्फ कांवड़िए पसंद हैं, इस सरकार को ये पसंद नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि आप स्कूल जाओगे, एजुकेशन ले लोगे, तब तो आप सवाल पूछोगे। जी। इस देश के नौजवान जब सवाल पूछना इस सरकार से शुरू किए तो बोले भैया ये तो नक्सली हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो देश को बांटना चाहते हैं। जी। तो आप जब सवाल पूछते हो तब जो है सरकार डरती है। सरकार ये नहीं चाहती कि आप किसी किस्म का सवाल करें, इसीलिए तमाम इदारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको ये सरकार खंडहर में तब्दील करना चाहती है कि ये बदहाली की स्थिति में चले जाएं, ना लोग पढ़ेंगे ना सवाल पूछेंगे। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से अभी 4 बार विधायक हैं आलम बदी जी, और अभी तो क्या लग रहा है उनसे टक्कर है या भाजपा बसपा तमाम अन्य दल हैं, राजीव जी हैं आपके यहाँ से, क्या कहेंगे तमामों लोग जो आपके सामने खड़े हैं, किनसे टक्कर मेन है, या क्या कहेंगे कि आपसे कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैंने शुरू में दिया कि ये किसकी टक्कर है। ये टक्कर उम्मीद क्या आपसे लगाई जा सकती है? मुझसे उम्मीद एक लगाई जा सकती है कि निज़ामाबाद में सबसे गरीबी की हालात में जो जी रहे हैं वो मुसहर समाज के लोग हैं। जी। उनकी मुझसे उम्मीद है कि अगर उनके घर में कॉपी किताब नहीं होगा तो अनिल यादव मुहैया करवाएगा। अच्छा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़कियों की उम्मीद है कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनवाया जाएगा। यहाँ के नौजवानों की उम्मीद है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ के रोजगार की बात करूंगा। यहाँ के किसानों की उम्मीद है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो लाल मिर्च की खेती को प्रोत्साहित करूंगा, आम पट्टी को प्रोत्साहित करूंगा, जो मंडियाँ बंद हो गई हैं उनको शुरू करवाऊंगा, जो आलू के गोदाम खंडहर में तब्दील हो गए हैं उनको फिर से बनवाया जाएगा। यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, जो अकलियत समाज के लोग हैं, उनकी उम्मीद है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मान सम्मान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि आप निज़ामाबाद की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी एकदम। मैं निज़ामाबाद की आवाम से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि जब आप 7 तारीख को वोट देने जाइएगा तो अपनी बदहाली के बारे में सोचिएगा कि निज़ामाबाद में जो शिक्षा के मंदिर थे, जो स्कूल थे, वो खंडहर में क्यों तब्दील हो गए। सोचिएगा कि यहाँ की बड़ी बड़ी नहरें जो हैं वो क्यों पट गईं। सोचिएगा कि यहाँ के अस्पताल खंडहरों में क्यों तब्दील हो गए। तब आप वोट दीजिएगा कि 32 साल में निज़ामाबाद की इमारतें खंडहर में तब्दील हुई हैं और इसका दोषी सपा रही है, इसका दोषी बसपा रही है, इसकी दोषी भाजपा रही है। कांग्रेस ने निज़ामाबाद को बनाया है, आप घूम के देख लो। जो सड़कें बनाई कांग्रेस ने बनवाई, जो स्कूल बनवाए कांग्रेस ने बनवाए, जो अस्पताल बनवाए कांग्रेस ने बनवाए। यहाँ तक कि इस निज़ामाबाद में जो
ग्रामीण इलाकों में जो विकास हुआ, जो सड़कें बनवाई गई, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। जी विद्युतीकरण कांग्रेस पार्टी ने करवाया। तो जब यहाँ की जनता से अपील है कि आप वोट देने जाइएगा तो सोचिएगा कि आपके 5 साल की किस्मत तय हो रही है। अच्छा, चलिए तो जी आप कांग्रेस पार्टी को वोट करिएगा। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, सबसे ऊपर है, 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को जिताइए, निजामाबाद को जिताइए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अनिल यादव जी बात करने के लिए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।